हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी शुक्ला और आप देख रहे हैं साक्षी's कॉर्नर साइंस टॉक। स्टूडेंट्स, आज मैंने क्लास 10 का एक नया टॉपिक लिया है जिसका नाम है डाइजेशन। डाइजेशन एक लेंथी टॉपिक है जिसे मैं 2 वीडियो में समझाऊंगी, इसलिए दूसरे पार्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डाइजेशन के भीतर कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे डाइजेशन की। उसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे जिनमें ये सभी ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहले माउथ, बकल कैविटी, फिर टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन सभी के फंक्शंस को हम जानेंगे और ये कैसे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इनका क्या रोल है, वो सब जानेंगे। उसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे। इनमें 2 ग्लैंड्स आते हैं जो कि लीवर और पैंक्रियास होते हैं, तो इनके फंक्शंस को भी हम जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी हमें फूड से ही मिलती है। बट जो हम फूड खाते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, जिसे हमारी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। और हर एक लिविंग थिंग का फंक्शनल यूनिट सेल होता है। सेल फूड को केवल सॉल्युबल फॉर्म में ही ले सकता है। तो डाइजेशन के प्रोसेस में यही होता है, कॉम्प्लेक्स फूड या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में चेंज किया जाता है ताकि सेल उसे ले सके, सेल उसे एब्जॉर्ब कर सके और उसके बाद ही हमें एनर्जी मिलती है। तो डाइजेशन की डेफिनेशन बनती है, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मटेरियल्स इनटू सिंपल सॉल्युबल यूनिट्स टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन के प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन होता है और उसको सिंपल फॉर्म में चेंज किया जाता है जिससे कि हमारी सेल उसे एब्जॉर्ब कर सके और हमें एनर्जी मिल सके। तो ये थे डाइजेशन की सिंपल सी डेफिनेशन जिसे आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाइजेशन के दोनों तरीके जो कि हमारे बॉडी के भीतर होते हैं। पहले मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, चेविंग और चर्निंग होती है फूड मटेरियल्स की। कहने का मतलब है जब फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के भीतर जाता है तो उसकी चेविंग पहले चालू हो जाती है, फिर चर्निंग होती है। चेविंग आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है और जब ये फूड आपके स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ की मसल्स इसके फूड की चर्निंग करते हैं। इनमें खास तरह की मूवमेंट होती है इन मसल्स में, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी कुछ एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं मतलब फूड मटेरियल्स के डाइजेशन में। तो इनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होता है जिससे कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में चेंज हो जाता है, यानी इनसॉल्युबल फूड सॉल्युबल फूड में चेंज हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम केवल मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। मैंने जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स बताए थे वो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सबसे पहले आता है माउथ। माउथ जो आके बकल कैविटी में खुलती है। बकल कैविटी में ही टीथ, टंग पाया जाता है और ये कैविटी आगे चल के फेरिंग्स में खुलती है। इसी में ही मतलब माउथ में ही के आसपास ही सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि माउथ में खुलते हैं। आगे ग्लॉटिस पाया जाता है आपके फेरिंग्स यानी कि फूड पाइप और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बीचों बीच पाया जाता है। ग्लॉटिस के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, हम आगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आगे जो फेरिंग्स है उसोफेगस में खुलता है। उसोफेगस आगे चल के स्टमक में खुलता है। इस स्टमक के ही एक साइड लीवर पाया जाता है और साथ में गैल ब्लैडर पाया जाता है। आपको इन सब के फंक्शंस को पढ़ना होगा। स्टमक आगे ड्यूडेनम में खुलता है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन आगे चल के रेक्टम और रेक्टम एनस में जाके खुलता है। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एक और पार्ट है जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच्ड होता है। इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, जो कि मैंने आपको इस तरह से क्लियर कर दिया, बता दिया है। अब हम एक एक ऑर्गन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत होती है माउथ से। माउथ एक ओपनिंग है जो आगे चल के बुकल कैविटी में खुलती है। बुकल कैविटी आगे चल के फेरिंक्स में खुलती है और इस बुकल कैविटी को हम बुकोफेरेंजियल कैविटी भी कहते हैं। ये बुकल कैविटी में के भीतर टीथ और आपके टंग पाए जाते हैं और साथ में इसके ऊपर का जो पार्ट होता है, जो हार्ड पार्ट होता है, उसको पैलेट कहते हैं। ये आगे से तो हार्ड होता है लेकिन पीछे जाके सॉफ्ट टिश्यूज़ का बना होता है, सॉफ्ट होता है। इसका काम क्या होता है, जब आप कोई फूड स्वेलो करते निकलते हैं तो यही जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो इंटरनल नॉस्ट्रिल को क्लोज कर देता है ताकि गलती से भी कोई फूड पार्टिकल आपके नेसल कैविटी में ना चला जाए। तो माउथ आगे चल के बुकल कैविटी में खुलती है और बुकल कैविटी आगे चल के फेरिंक्स में खुलती है। बुकल कैविटी को हम बुकोफेरेंजियल कैविटी भी कहते हैं और इसी में ही बुकल कैविटी में ही टंग पाया जाता है और साथ में टीथ। तो अभी हम टंग और टीथ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं टंग के बारे में। टंग थिक होता है और मस्कुलर होता है जो कि बुकल कैविटी के फ्लोर पे पाया जाता है। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसमें बहुत ढेर सारे टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। ये टेस्ट बर्ड्स हमें फूड का टेस्ट दिलाते हैं। टंग के टिप में पाए जाने वाले टेस्ट बर्ड्स हमें फूड की स्वीटनेस बताते हैं, मतलब फूड कितना स्वीट है। और वहीं एंटीरियर लेटरल साइड में पाए जाने वाले जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि फूड कितना सॉल्टी है। लेटरल साइड में पाए जाने वाले, मतलब इसके पीछे दोनों साइड में पाए जाने वाले टेस्ट बर्ड्स हमें फूड की टेंगीनेस बताते हैं। और वहीं पोस्टीरियर सबसे पीछे पाए जाने वाले जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमें फूड का बिटरनेस बताते हैं, यानी कि फूड कितना बिटर है। अब जान लेते हैं टीथ के बारे में। टीथ के बारे में आप क्लास 5 और 6 से पढ़ते आ रहे हैं। ये टीथ हमारे दोनों जॉ से अटैच्ड होते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंसाइजर्स, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और फोर्थ होता है मोलर। अगर हम एडल्ट्स की बात करें और ईच जॉ, हर एक जॉ की बात करें तो नंबर ऑफ टीथ कुछ इस तरीके से होते हैं। 4 इंसाइजर्स होते हैं, कैनाइन्स 2 होते हैं, प्रीमोलर्स 4 होते हैं और मोलर्स आपके 6 होते हैं। तो इस तरह से टोटल हुए 16। हमारे ऊपर या नीचे के जॉ में टोटल 16 टीथ होते हैं। अगर हम पूरा मिला के दोनों जॉस की बात करें तो ये टोटल मिला के 32 हो जाएंगे। आप इसका जस्ट डबल कर देंगे तो 32 टीथ एडल्ट्स में आपको दिखते हैं। ये तो हुई एडल्ट्स की बात, एडल्ट्स में कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं। बट अगर हम चाइल्डहुड की बात करते हैं, छोटे बच्चों में केवल 20 टीथ ही पाए जाते हैं, जिनमें 8 इंसाइजर्स होते हैं, 4 कैनाइन्स होते हैं और 8 मोलर्स होते हैं। इनमें प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते हैं और मोलर्स केवल 8 ही पाए जाते हैं। जो इनमें टीथ पाया जाता है इनको मिल्क टीथ कहते हैं, जो आगे चल के 6 to 13 ईयर्स के बीच में ये सभी टीथ गिर जाते हैं और उनकी जगह नए टीथ आ जाते हैं और ये नए टीथ जो होते हैं परमानेंट टीथ कहलाते हैं, जो टोटल 32 होते हैं, जो जैसे कि एडल्ट्स में पाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है पैरोटिड, सेकंड होता है सबमैक्सिलरी एंड थर्ड होता है सबलिंगुअल। ये सभी ग्लैंड्स माउथ में खुलते हैं। इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये फूड को मॉइस्ट बनाते हैं जिससे कि स्वेलो करने में आसानी होती है। और दूसरा फंक्शन ये होता है कि इनमें खास एंजाइम टाइलिन पाया जाता है जो कि फूड में मौजूद स्टार्च को डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब नंबर आता है फेरिंक्स का। जैसे कि पहले ही हमने आपको बताया था कि बुक्कल कैविटी जो होती है आगे चल के फेरिंक्स में खुलती है। ये फेरिंक्स पाया कहाँ जाता है? ये फेरिंक्स गैलेट और ग्लॉटिस के बीच में पाया जाता है। गैलेट का संबंध फूड पाइप से होता है, वहीं ग्लॉटिस का संबंध रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी ट्यूब से होता है। तो इसी के बेसिस पे फेरिंक्स 2 तरह के होते हैं। पहला होता है नेसोफेरिंक्स और दूसरा होता है ओरोफेरिंक्स। नेसोफेरिंक्स ग्लॉटिस से होते हुए आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में खुलता है, वहीं ओरोफेरिंक्स गैलेट से होके फूड पाइप में खुलती है। गैलेट फूड पाइप की ओपनिंग होती है, वहीं ग्लॉटिस रेस्पिरेटरी ट्यूब की ओपनिंग होती है।
ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेज की बनी हुई एपिग्लॉटिस होती है। ये एपिग्लॉटिस जब हम फूड स्वेलो करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को ढक लेता है, यानी कि फूड पार्टिकल्स को गलती से भी ग्लॉटिस से होते हुए रेस्पिरेटरी ट्यूब में जाने से रोकता है। अब हम जानेंगे ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है हम ह्यूमन बींग्स में, और ये अंदर से मस्कुलर होता है, यानी कि इसके अंदर की जो वॉल होती है काफ़ी मस्कुलर होती है, यानी उसमें मसल्स पाए जाते हैं। और ये मस्कुलर मतलब वॉल जो होती है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ही कारण फूड आगे की ओर बढ़ता जाता है। ईसोफेगस आगे चल के स्टमक में खुलता है। स्टमक और ईसोफेगस के बीच में कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है। ये स्फिंक्टर फूड को वापस ईसोफेगस में जाने से रोकता है। स्टमक आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहले अपर मोस्ट पार्ट होता है वो कार्डियक रीजन कहलाता है, मिडिल पार्ट इसका फंडिक रीजन कहलाता है, और लोवेस्ट पार्ट इसका पाइलोरिक रीजन कहलाता है। स्टमक की इनर वॉल काफ़ी मस्कुलर होती है, इनमें ढेर सारे मसल्स पाए जाते हैं। इन मसल्स में कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है, जिसकी वजह से वो फूड में भी मूवमेंट चालू हो जाती है। जैसे आपके किचन में मिक्सी ग्राइंडर पाया जाता है, तो ठीक वैसे ही इसमें भी मतलब फूड में भी मूवमेंट होता है, उतना तेज़ी से नहीं बट उसी तरीके से होता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो डाइजेस्टिव जूस स्टमक के भीतर पाए जाते हैं वो अच्छे से फूड में मिक्स हो जाते हैं। अब ये फूड काइम में चेंज जाता है। इन फूड का ब्रेकडाउन होता है, वो सिंपल से सिंपल में चेंज होता है और अब ये काइम कहलाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट होता है, सबसे लंबा ऑर्गन होता है, जो कि 6 to 7 मीटर लॉन्ग होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के बीच में भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, और ये कार्डियक स्फिंक्टर की ही तरह फूड को वापस स्टमक में जाने से रोकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट जो होता है डिजनम कहलाता है, मिडिल पार्ट जेजनम कहलाता है, और जो थर्ड पार्ट होता है वो इलियम कहलाता है। इलियम में जाके डाइजेशन की प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो जाती है, मतलब कंप्लीट हो जाती है, और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी लगभग कंप्लीट हो चुकी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर ही होती है, वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है 6 to 7 मीटर आपने पढ़ा। तब भी ये लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है। इसका कारण ये है कि इनकी जो ट्यूब होती है उनका डायामीटर जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरेटिवली उसका डायामीटर कम होता है, जिस वजह से वो स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है सीकम, मिडिल पार्ट होता है कोलन, और जो लोएस्ट पार्ट होता है रेक्टम। सीकम से एक खास ऑर्गन अटैच्ड होता है जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हम ह्यूमन बींग्स में वेस्टेजल ऑन कर रहे हैं, यानी इसका कोई यूज़ नहीं है, बट वही हमारे पूर्वजों में एंसेस्टर्स में ये यूज़फुल हुआ करते थे, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स फूल पत्ती खाया करते थे और इन फूल पत्तियों में सेलुलोज पाया जाता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। बट हम अब खाने को पका के खाते हैं, कुक करते हैं तो खाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए वेस्ट है। कभी कभार इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में कुछ इन्फेक्शन हो जाने की वजह से कुछ उसमें पस आ जाता है और उसमें पेन चालू हो जाता है। इस तरह की डिजीज़ को एपेंडिसाइटिस पेन कहते हैं। ऐसे में डॉक्टर को उस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को सर्जरी के दौरान उसको निकाल देना होता है, क्योंकि ये हमारे लिए यूज़लेस है, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो उसको हटा देना ही बेहतर होता है। रेक्टम सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो आगे चल के एनल कैनाल में जाके खुलती है, और ये एनल कैनाल आगे चल के एनस में खुलता है। तो यहाँ पे आके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। बट हमें अभी ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ना है, लीवर और पैंक्रियास के बारे में। लीवर हम ह्यूमन बींग्स का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक। इसका वेट 1.5 kg होता है, और ये डायफ्राम और स्टमक के बीच में पाया जाता है। अगर आपको डायग्राम ध्यान होगा तो आपको पता होगा कि लीवर की लोकेशन कहाँ होती है। ये स्टमक के अपोजिट साइड पे पाया जाता है, और लीवर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट लोब और राइट लोब।
लेफ्ट लोब जो होता है वो स्मॉलर होता है, वही राइट लोब जो होता है वो बिगर होता है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों में छोटे छोटे लोब्यूल्स पाए जाते हैं जिसको ग्लिसन्स कैप्सूल्स कहते हैं, और ये लीवर हेपेटिक सेल्स के बने होते हैं। ये हेपेटिक सेल्स बाइल जूस को सिक्रेट करते हैं। ये बाइल जूस आगे जाके गैल ब्लैडर में कलेक्ट होते जाते हैं। मतलब गैल ब्लैडर का काम होता है बाइल जूस को कलेक्ट करना और टाइम टाइम पे बाइल जूस को सिक्रेट करना। मतलब जितनी ज़रूरत होती है वो बाइल जूस को सिक्रेट भी करता जाता है। लीवर का सबसे मेन फंक्शन होता है सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस लीवर पे बनता है और उसको सिक्रेट किया जाता है। ये बाइल जूस फूड को बेसिक बनाते हैं, यानी कि जो फूड होता है वो स्टमक से होके आता है और स्टमक में फूड एसिडिक हो जाता है, यानी एसिडिक मीडियम में ये फूड एसिडिक हो जाता है। आगे जब इंटेस्टाइन तक पहुंचता है तो ये एसिडिक फूड जो होता है वो बाइल जूस उसे बेसिक बना देता है। और आगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो फूड में मौजूद है फैट होते हैं उसका इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन आप ऐसे समझ लीजिए, जब आप ऑयल को वाटर में डालते हैं तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स आप ऊपर तैरते हुए देखते हैं। आप इसे और भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से या हाथ से भी बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज जाता है, जिससे कि एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाता है उसके ऊपर, यानी सरफेस एरिया के बढ़ जाने की वजह से एंजाइम्स और अच्छे से काम कर पाते हैं। आगे डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया, ये फूड में मौजूद जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको भी ख़त्म करते हैं और फूड को सड़ने से बचाते हैं। सेकेंड, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ब्लड में जो भी एक्सेस शुगर होता है उसको लीवर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ठीक, अब इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को मतलब कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। इसके उल्टे ही जब ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है, ब्लड में शुगर की ज़रूरत होती है, तो लीवर क्या करता है, इसके अपोजिट ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है शुगर को, और फिर ये जाके ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, इस प्रोसेस को मतलब कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन को कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस। इसी तरीके से लीवर प्रोटीन यानी कि एमिनो एसिड, फैटी एसिड यानी ये फैट को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक, तो बहुत ही मेन फंक्शन वही है, बस थोड़े से आपको वर्ड्स याद करने होंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब बढ़ते हैं पैंक्रियास की तरफ। पैंक्रियास का सबसे मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस या कोई भी डाइजेस्टिव जूस होता है उनमें खासतौर पे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इनमें एंजाइम्स कुछ ऐसे पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। इनमें से ये दोनों ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो होता है, जो ये दोनों होते हैं वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वहीं एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, वहीं जो लाइपेज है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये सभी एंजाइम्स हैं जो कि एक एक न्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के लिए अलग अलग हैं, जो कि इनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पैंक्रियास का दूसरा फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। इनमें कुछ हार्मोन्स बनते हैं, वो सिक्रीट होते हैं। इनमें आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं, जिनमें कुछ खास सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बीटा सेल्स कहते हैं, और ये बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ये इंसुलिन हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसा कि आपको पता है इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। और दूसरी सेल होती है अल्फा सेल, जो कि खास तरह से की हार्मोन ग्लूकागॉन हार्मोन को सिक्रीट करती है। ये हार्मोन भी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आज के वीडियो में आपने मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाया है, एक एक ऑर्गन के बारे में बताया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल डाइजेशन, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे और कई एंजाइम्स के बारे में जानेंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो भी पाते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।